Hello, good morning, welcome back students. So we are doing our chapter number 9 of class 8 history, the making of the national movement. और आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से 1870s और 1890s के अंदर नई नई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, और वो ऑर्गेनाइजेशंस अब स्कॉलर पढ़े लिखे लोग इस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा राष्ट्रवाद की फीलिंग्स को लोगों तक स्प्रेड कर रहे थे। और वो लोग हमारी बातों को, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो लीडर्स थे, वो हमारी बातों को, हमारे पॉइंट्स को, हमारी प्रॉब्लम्स को भी सरकार तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि एक अम्ब्रेला जो हमारी एसोसिएशन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जो एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, वो किस तरीके से उसने फंक्शनैलिटी स्टार्ट की और ये नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, मेकिंग ऑफ द नेशन हमारा टॉपिक है, मेकिंग ऑफ द नेशन। आपकी बुक में दिया हुआ है ए नेशन इन द मेकिंग। इसका मतलब यह कि राष्ट्र का निर्माण देखते हैं कैसे शुरू हुआ, यानी कैसे लोगों की बातों को, लोगों को यूनाइट किया गया और उनकी प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाया गया, देश का विकास जो है कैसे किया गया। सो फ्रॉम 1885 till 1905 इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय द लीडर्स हु वर मॉडरेट्स बाय देयर आइडियाज। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो शुरू के जो लीडर्स थे ना, वो मॉडरेट्स थे अपने आइडिया में। मॉडरेट्स मतलब वो बड़े ही पीसफुल तरीके से, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी बॉयकॉट के, वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को, अपनी वॉइस को ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाना चाहते थे। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू ये सब करना चाहते थे। वो किसी तरह कोई धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक रैलीज कंडक्ट नहीं करना चाहते थे। तो इस तरह के जो लीडर्स थे उन्हें कहा गया मॉडरेट लीडर्स। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के बाद से 1905 बंगाल के डिवीजन तक का जो 20 साल का ये टाइम पीरियड है, इन फर्स्ट 20 इयर्स को वी कैन से दैट इट वाज द टाइम ऑफ मॉडरेट्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट लीडर्स का डोमिनेंस रहा। कौन कौन से लीडर्स थे, मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये नाम भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे बद्रुद्दीन तैयब जी हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, एस सुब्रमण्यम अय्यर हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता है, ये रमेश चंद्र दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये जो लीडर्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है, ये सारे लीडर्स क्या थे? दे वर मॉडरेट बाय देयर आइडियाज। मतलब ये धरने प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते थे। दे हैड अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, दे हैड अ डिफरेंट आइडियोलॉजी। वो तो अपनी डिमांड्स सरकार के सामने, दे वॉन्टेड टू फॉलो द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। तो मतलब कि वो राजनीति के अंदर बने रहना चाहते थे, सरकार से कंटिन्यू अपनी जो डायलॉग है उसको कंटिन्यू रखना चाहते थे। और उनको मालूम था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपने डायलॉग्स को कंटिन्यू रख सकते हैं ब्रिटिश सरकार के सामने, और जब हम आराम से बात करेंगे तो हमें लोग सुनेंगे भी। तो उनका ये मानना था। तो चलिए देखते हैं ये शुरू के 20 साल तक किस तरह की डिमांड से मॉडरेट लीडर्स कर रहे थे। दे बिलीव्ड इन द पॉलिसीज ऑफ प्रेयर्स। वो प्रेयर्स की पॉलिटिक्स में विश्वास करते थे, जो मैं आपको बता चुका हूं। दे फॉलोड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स थ्रू प्रेयर्स, रिक्वेस्ट थ्रू लेटर्स, पैम्फलेट्स, इस तरह की चीजें। रिटर्न में लेटर दे दिया सरकार को, लिख करके अपनी शर्तें, अपनी जो भी डिमांड्स हैं लिख करके सरकार को एक खत लिख दिया, ठीक है, या कोई उनके सामने एक रिक्वेस्ट लेटर बना करके भेज दिया। इस तरीके से वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अपनी बातों को फॉलो करना चाहते थे, और सरकार से किसी भी तरह कोई आर्ग्यूमेंट वो नहीं करना चाहते थे। इस तरह के डायलॉग्स को वो पीसफुली तरीके से आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उनकी क्या डिमांड्स थी? दे वर डिमांडिंग टू रिड्यूस टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज। वो बड़ी बेसिक जरूरतों के लिए डिमांड कर रहे थे। उनको पता था कि टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। गरीब जो पुअर पीजेंट्स थे, या छोटे बिजनेसमैन जो थे, या इंडियन जो ट्रेडर्स थे, लोकल ट्रेडर्स, वो कस्टम ड्यूटीज ज्यादा होने के कारण और हाई टैक्सेस होने के कारण वो डिक्लाइन कर रहे थे, और दे वर नॉट इन पोजिशन टू
कंटिन्यू देयर वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। लोग पे नहीं कर पा रहे थे टैक्सेस को, पीजेंट्स के पास ऐसी हालत नहीं थी कि वो पैसे पे कर सकें, अपनी फैमिली को फीड अप करना बड़ा मुश्किल था उनके लिए। तो ज़्यादातर हमारा समाज का ज़्यादातर जो पार्ट था उस टाइम पे वो गरीब लोग थे, इलिटरेट लोग थे। तो वो उनकी वॉइस को वहां तक पहुंचाना चाहते थे। तो उनकी डिमांड थी कि दे वर डिमांडिंग टू रिड्यूस टैक्सेस एंड कस्टम ड्यूटीज, ताकि कुछ रिलैक्सेशन मिले, कुछ रिलैक्सेशन चाहते थे वो। दे वांटेड दे वर डिमांडिंग मोर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नर्स काउंसिल। दूसरी इनकी डिमांड क्या थी, वो चाहते थे कि जो गवर्नर्स काउंसिल है, जैसे आज हमारी पार्लियामेंट है, उस टाइम पे इंपीरियल काउंसिल हुआ करती थी। इंपीरियल काउंसिल गवर्नर जनरल के अंडर में काउंसिल थी, और वो दिल्ली में यहाँ पे जहां आज हमारी पार्लियामेंट है, यहाँ पर ये पहले इंपीरियल काउंसिल हुआ करती थी, और यहीं पर सरकार बैठती थी, यहीं पर निर्णय लिए जाते थे, डिसीजन, नए कानून बनाए जाते थे। तो ये हमारे लीडर्स ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे लोकल लीडर्स को भी वहाँ इंपीरियल काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ताकि हम भी अपनी बात को रख सकें और हम भी प्रोसीजर्स को समझ सकें, हम भी हेल्प कर सकें एडमिनिस्ट्रेशन को और इजी करने के लिए। They also wanted appointment of Indians on higher posts. देखिए, अभी तक जो हायर पोस्ट होती थी ना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वहां पे इंडियंस को अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो इन लोगों ने डिमांड शुरू की कि देखिए, हम लोग भी कैपेबल हैं, हमारे लोग भी पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोगों को बेटर पोजीशन पे जज बनाया जाए, लॉयर्स बनाया जाए, या गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनको भी हायर पोस्ट दी जाए, उनकी बेसिस इंप्रूव की जाए, उनमें इक्वालिटी लाई जाए, उनको भी रिस्पेक्ट दी जाए। दे वर ऑल्सो डिमांडिंग टू कंडक्ट सिविल सर्विस एग्जाम इन इंडिया। सिविल सर्विस एग्जाम क्या होता है, जैसे आजकल यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस एग्जाम क्लियर करके बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज बनते हैं। तो उस टाइम पर जो आईसीएस की परीक्षा थी, इंडियन सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती थी, वो लंदन में होती थी, इंग्लैंड में होती थी। आम आदमी तो वहां नहीं जा सकता, गरीब बच्चा कोई होशियार है पढ़ने में, लेकिन वो उसके पास इतने सोर्स नहीं थे कि वो लंदन जाके एग्जाम दे के आए। बहुत ही 0.0001% लोग होंगे जिनके पास सोर्सेस थे जो जा सकते थे। लेकिन बाकी जो इंडियंस थे, उनके बिहाफ पर ये जो मॉडरेट लीडर्स थे डिमांड कर रहे थे कि इस तरह के जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो इंडिया में कंडक्ट कराए जाए, ताकि हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और उसमें भी वो एज लिमिट को कम करने की डिमांड कर रहे थे। एज लिमिट्स को के लिए भी डिमांड कर रहे थे कि भाई कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, जैसे आजकल वोटिंग की एज जैसे 18+ है, तो इस तरह से सिविल सर्विस एग्जाम में एज को लेकर के भी कुछ इनका पंगा था, तो वो भी डिमांड कर रहे थे कि उसको भी ठीक किया जाए। तो इस तरह से दोस्तों आपने क्या देखा कि ये जो मॉडरेट लीडर्स थे, दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ politics of prayers. The policy, the methods they used, they followed the constitutional methods through prayers and requesting. ठीक है, ये इन लीडर्स के नाम है। तो ये थे भाई मॉडरेट लीडर। शुरू में इस तरह के लोगों का डोमिनेंस था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, बड़ी पीसफुल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अपनी बातों को सरकार के सामने रखना। दीज वर द मॉडरेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंस था। तो ये सारी डिमांड से लोग कर रहे थे, और ये इनके मेथड्स थे मॉडरेट्स के। अब 1905 के बाद क्या हुआ, देखिए 1905 में लॉर्ड कर्जन जो थे, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल का डिवीजन की घोषणा कर दी कि हम बंगाल का डिवीजन करेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या एक्सक्यूज दिया, उसके लिए एक्सक्यूज दिया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ी इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पा रहा है, बहुत कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत है। जबकि इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, क्या इंटेंशन थी एक्चुअल में। एक्चुअली ये जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट थी ना, ये बंगाल में बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। आप देखिए ज्यादातर जो लीडर्स हैं, जैसे WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, ये ज्यादातर जो लीडर्स हैं वो बंगाल से ही निकल के आ रहे थे। और आपने 1857 में देखा होगा, जब सिपाही म्यूटिनी हुई तो कहां से हुई, बंगाल से, सूरज बैकपोर्ट से, मंगल पांडे वगैरह सब वहीं से थे। तो ये जो एरिया था ना, ये बहुत रिच रिसोर्सेज वाला एरिया था उस टाइम पे, और यहीं से जो है क्रांतियां शुरू होती थी।
तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम लोग मिल करके दोबारा से राष्ट्रवादी भावनाएं फैल रही हैं, कहीं दोबारा से ऐसा कोई प्रोटेस्ट ना हो जाए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट किया और 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ये बहाना बना करके कि ये बहुत बड़ा स्टेट है, प्रोविंस है, इसको हमने 2 डिवीजन में डिवाइड करना है। जबकि इंडियन जो लीडर्स थे वो इस बात को समझ गए। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अब ये लोग सामने आएंगे और 1905 के इस बंगाल डिवीजन का विरोध करेंगे और एक नारा देंगे। कौन सी मूवमेंट चलाएंगे? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन है। और बंगाल डिवीजन का इन्होंने विरोध किया और ये लोग, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स है, ये इस पर बिलीव नहीं करते थे। दे डिड नॉट बिलीव इन द आइडियोलॉजी और द मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स। ये लीडर्स जो थे ये थोड़ा सा रेडिकल थे बाय देयर आइडियाज। ये रैलीज करना चाहते थे, ये ब्रिटिश सरकार के स्ट्राइक करना चाहते थे, प्रोटेस्ट करना चाहते थे और दे स्टार्टेड टू डिमांड स्वराज, यानी कि हमारे हाथ में, हमारा देश का प्रशासन हमारे हाथ में होना चाहिए। उसके लिए वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार थे। उसके लिए ब्रिटिश सरकार से जो है रैलीज कंटेस्ट करना चाहते थे और बॉयकॉट करना चाहते थे फॉरेन गुड्स को। तो ये इस तरह के जो नए लीडर 1905 के डिवीजन के बाद में आए, इनको कहा गया रेडिकल्स या एक्सट्रीमिस्ट्स। और 3 नेताओं के नाम बड़े फेमस हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही काफी है। अब हम इसके बाद 1905 के बाद क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट के साथ में क्या हुआ और एक्सट्रीमिस्ट ने किस तरीके से वंदे मातरम मूवमेंट को और स्वराज मूवमेंट को चलाया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वराज मूवमेंट एंड वंदे मातरम मूवमेंट ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ बंगाल। Okay friends, till then, see you.